स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस का बड़ा ऐलान। उपचुनाव में कांग्रेस नहीं उतारेगी अपना प्रत्याशी। तो बड़ी खबर इस वक्त लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है कि कांग्रेस लोकसभा के उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। उपचुनाव में कांग्रेस नहीं उतारेगी अपना प्रत्याशी। 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजों के चलते लिया गया ये फैसला। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारी करेगी कांग्रेस। 2024 में मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरने की पूरी तैयारी है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा के उपचुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव पर फोकस करेगी। इस संबंध में कांग्रेस ने आधिकारिक बयान जारी कर दिया। यूपी चुनाव रिजल्ट कांग्रेस के लिए एक बुरा सपना साबित हुआ है। कांग्रेस 2017 के मुकाबले 2022 में अपने वोट बैंक को बरकरार भी नहीं रख सकी। अब पार्टी की रणनीति 2024 के लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ उतरने की है। सिद्धार्थ सिंह हमारे सहयोगी और अपडेट करेंगे। सिद्धार्थ, क्या ऐलान में क्या कुछ खास तरह की बातें हैं, क्या इसके पीछे की वजह है? देखिए, इसके पीछे की सीधी वजह है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2022 के चुनाव में प्रदर्शन काफी निम्न स्तर पर जाके चला गया था कांग्रेस का, तो कहीं ना कहीं वो ये लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि संगठन को मजबूत किया जाए। अब जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत हो या ना मजबूत हो, लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि 2024 के चुनाव में वो पॉजिटिव वे में जाए और पॉजिटिविटी लेके जाए। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि उनको ये पता है कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उनका संगठन वहां पर उतना मजबूत नहीं है और लड़ाई सीधे सीधे दो दलों के बीच में होने वाली है। तो कहीं ना कहीं वो इसीलिए उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है और ये कोशिश करेंगे कि 2024 में जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें वो मजबूती से लड़े। तो कहीं ना कहीं ये वरना एक मैसेज अगर ये भी दोनों उपचुनाव अगर लूज करती कांग्रेस और चुनाव लड़ती और कहीं कम से कम वोट पाती, तो एक मैसेज फिर चला जाता कि लोकसभा चुनाव में पूरे 75 सीटों पर कि कांग्रेस फिर चुनाव नहीं लड़ पाएगी। तो ये एक मुद्दा होता कि उपचुनाव में फिर हार गई। तो इन सब चीजों से बचने के लिए अपनी फजीहत ना हो और इसीलिए ये प्रेस नोट जारी कर दिया गया कि अभी हमें संगठन पे अपने काम करना है और 2022 के चुनाव से हमने सीख ले ली और हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे। या सिद्धार्थ, ऐसा भी तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए रास्ता खुला रहे, इसके लिए उन्होंने कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं खड़े किए जा रहे? बिल्कुल ये भी एक संगठन का हो सकता। बिल्कुल राजनीति में कोई भी चीज कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं राजनीति में हमेशा इस तरीके के दरवाजे खुले रहते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर भी कहा जा सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि हम वोट नहीं काटेंगे और हमारे लड़ने से आपका नुकसान ना हो और आने वाले समय में हम एक मजबूत संगठन बनाए, एक मजबूत गठबंधन बनाए जिसको लेकर हम बीजेपी के खिलाफ 2024 में मजबूती से चुनाव लड़ सके। तो कहीं ना कहीं पहले भी कांग्रेस इस चीज की कोशिश कर चुकी है कि एक संगठन बने, एक गठबंधन बने, एक गठबंधन में रहकर हम चुनाव लड़े और सेकुलर लगातार ये कहते हैं कि एक सेकुलर दलों का एक गठबंधन हो जिससे लेकर हम बीजेपी के खिलाफ लड़े। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रास्ता खोल दिया गया है और ये भी एक रास्ता कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होगा सपा के लिए। अब देखना यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, इसका कितना फायदा आने वाले चुनाव में होता है सपा को। जी चलिए सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी सिद्धार्थ बता रहे थे कि कांग्रेस की रणनीति क्या है उपचुनाव को लेकर, आखिरकार क्या वजह हैं जिसकी वजह से उपचुनाव में कांग्रेस अपने उम्मीदवार नहीं खड़े कर रही है। इसकी दो वजह हैं। पहली वजह कि जिस तरीके से बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन, बहुत ही बुरी तरह से हार गई थी कांग्रेस विधानसभा के चुनाव में, उसे देखते हुए कांग्रेस की तरफ से हिम्मत जुटाने की कोशिश नहीं हो पा रही थी कि लोकसभा में भी उसके उम्मीदवार खड़े हों, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत अच्छा नतीजा आने की संभावना बहुत ही कम है। दूसरी बड़ी वजह कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का रास्ता खुला रहे, इसके लिए उसके खिलाफ किसी तरह का कोई उम्मीदवार न खड़े किए जाए। चले बढ़ते हैं आगे। कानपुर हिंसा के मामले में हिंसा के मास्टरमाइंड की व्हाट्सएप चैट वायरल हुई है। व्हाट्सएप चैट वायरल होने के बाद कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। हयात जफर हाशमी की व्हाट्सएप चैट वायरल हुई। चैट में बाजार बंद का जिक्र कर तस्वीरें भी डाली गई थी। तो हिंसा से कुछ घंटे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में हुई थी चैट। 3 जून को 10 से 11 बजे के बीच किए गए थे मैसेज।
तो देखिए किस तरह से एक बड़ा खुलासा यहाँ पर कानपुर हिंसा मामले में। कानपुर हिंसा का जो मास्टरमाइंड है उसका व्हाट्सएप चैट वायरल हुआ है। उसमें बाकायदा वो दुकान को, बाजार को बंद करने की तस्वीरें डालकर बाकायदा इसमें चैटिंग की गई है। और क्या क्या कुछ लिखा हुआ इस चैट के जरिए पूरी तरह से बात समझ में आ रही है कि किस तरह से इस मास्टरमाइंड का एक बड़ा रोल कानपुर हिंसा में दिख रहा है। मोहम्मद असलम हमारे सहयोगी और अपडेट करेंगे। असलम, ये जो चैट वायरल हो रहा है इसमें तो पूरी तरह से साफ, मतलब जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि मास्टरमाइंड का पूरी तरह से रोल सामने आ चुका है। जी बिल्कुल, जहां एक और ये कहा जा रहा था कि 2 जून को अधिकारियों से बात करके हयात जफर हाशमी इस पूरे मामले को रद्द कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर अब ये चैट वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो मार्केटें हैं वो बंद हो गई हैं और इस तरीके की चीजें कई सामने आई हैं, जिसमें साफ है कि कहीं ना कहीं ये साजिशन, जो पूरी जो ये वारदात है वो साजिशन थी और जो हयात जफर हाशमी है उसको इस पूरे मामले की जानकारी थी। जी, और कहा जा सकता है कि कानपुर हिंसा से पहले उसने उकसाने और भड़काने का काम किया। जी बिल्कुल, नुपुर शर्मा के बयान के बाद से ही लगातार सोशल मीडिया और दूसरी जगहों पर जो दूसरे प्लेटफॉर्म है उनके जरिए हयात जफर हाशमी लगातार लोगों से ये कह रहा था कि विरोध के लिए जो भी अपनी दुकानें हैं, जो मार्केटें हैं वो अपनी बंद कर दें और इस तरह से विरोध किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक विरोध के दायरे में रहना था, लेकिन वो विरोध बन गया, वो हिंसा का रूप ले लेती है और वहां पर जमकर ईंट पथराव होता है, जिसके चलते कई लोग घायल भी हो जाते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जो यहाँ का पुलिस प्रशासन है उसने जो है सख्ती करते हुए काफी कार्रवाई भी की है और जो 29 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी भी की है। अभी भी लगातार गिरफ्तारियां जो है वो जारी हैं और ये बताया ये भी जा रहा है कि जो उनकी संपत्ति है वो भी कुर्क होंगी। तो फिलहाल इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई। इसके अलावा जो पेट्रोल पंप चले थे, इसके लिए वहां पर जो एक पेट्रोल पंप है उसको भी वहां सीसीटीवी फुटेज निकलवाई गई है, जहां पर उसमें लोग पेट्रोल लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके बाद वहां पर डीएम नेहा शर्मा ने उस पेट्रोल पंप को भी सीज कर दिया है। चलिए बिल्कुल, चलिए असलम, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो कानपुर हिंसा के मामले में जो मास्टरमाइंड है उसका वीडियो चैट वायरल हुआ है, उससे साफ पता चल रहा है किस तरह से उसने लोगों को उकसाने भड़काने का काम किया, बाजार बंद करवाने का काम किया और भी कई तरह के खुलासे अभी आने बाकी हैं। चलिए बढ़ते आगे। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को बीजेपी से निष्कासित किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए पार्टी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के मुसलमानों में नाराजगी थी, भले ही देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, बीजेपी ने सही कदम उठाया है। जरूर है कि देर आए दुरुस्त आए। बीजेपी ने अच्छा कदम उठाया क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने पर हमारे दिलों में बहुत तकलीफ़ होती है। हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी की बहुत ज़बरदस्त दिल आज़ारी हो रही थी और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि तमाम मुसलमान अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अपनी जान तक कुर्बान करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ की खबर है जहां पर आज़ादी के 75 साल पर देश भर में चलेगा हर घर तिरंगा अभियान। जी, इस वक्त बड़ी खबर, आज़ादी के 75 साल पर देश भर में चलेगा हर घर तिरंगा अभियान। यूपी में सबसे ज़्यादा घरों, दुकानों पर एक साथ लहराएगा तिरंगा। 3 करोड़ 18 लाख घरों और दुकानों पर लगेगा तिरंगा। लखनऊ में 6,60,000 घरों पर तिरंगा लगाने का लक्ष्य है। दफ्तरों और दुकानों पर 11 से 17 अगस्त तक लहराएगा राष्ट्रीय ध्वज। लोगों को तिरंगा फहराने और उसके सम्मान का प्रोटोकॉल भी समझाया जाएगा। हर जिले में डीएम की अगुवाई में बनी है कमेटी। 25 जून तक 3 करोड़ 60 लाख तिरंगा झंडा बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 15 जुलाई से शुरू होगा झंडा वितरण अभियान। प्रयागराज में सबसे अधिक 7.5 लाख झंडे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। तो देश भर में 75 साल पर देश भर में एक बड़ा अभियान, तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के घरों और मकानों पर तिरंगा लहराएगा। 25 जून तक 3,60,000 करोड़ तिरंगा झंडा बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
और 15 जुलाई से शुरू होगा झंडा वितरण अभियान। और आपको बता दें कि प्रयागराज में सबसे अधिक 7.5 लाख झंडे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आज़ादी के 75 साल पर देश भर में एक बड़ा अभियान, तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। और आज़ादी के इस 75 साल पर यूपी में सबसे ज़्यादा घरों, दुकानों पर एक साथ तिरंगा लहराएगा। सिद्धार्थ सिंह हमारे सहयोगी और अपडेट करेंगे। सिद्धार्थ, क्या जानकारी आपको मिल रही है? 75 साल पर देश भर में तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, क्या कार्यक्रम है, किस तरह से तैयारियां हो रही हैं, बताइए। देखिए, आपको आजादी के 75 साल पर देश भर में चलेगा हर घर घर तिरंगा अभियान। यूपी में सबसे ज्यादा 3.18 करोड़ घरों, दुकानों पर एक साथ लहराया जाएगा तिरंगा। लखनऊ में 6.60 लाख घरों में तिरंगा लगाने का है लक्ष्य। दफ्तरों और दुकानों पर 11-17 अगस्त तक लहराए जाएंगे राष्ट्रीय ध्वज। लोगों को तिरंगा लोग जो है अपने घरों पर तिरंगा फहराएंगे और उनके सम्मान का प्रोटोकॉल भी लोगों को समझाया जाएगा। ये और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हर जिले की डीएम की अगुवाई में एक कमेटी बनी है, जो 25 जून तक 3.7 करोड़ तिरंगा के झंडा बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और जो 15 जुलाई से शुरू हो जाएगा झंडा वितरण अभियान। प्रयागराज में सबसे अधिक 7.5 लाख झंडे लगाने का लक्ष्य। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक देश प्रेम की भावना को कहीं ना कहीं जो पेट्रियट की भावना है उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश है सरकार की। और इससे आम जनमानस को जानकारी होगी, जो नवयुवक है, जो ये नई उम्र के जो हैं युवक आए हैं, इनको बताने की कोशिश होगी कि हमारे देश किस तरीके से आजाद हुआ और देश में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर इस अभियान को चलाया गया है। और झंडे के महत्व के बारे में बताया जाएगा और झंडे का सम्मान किस तरह करना है, झंडे का प्रोटोकॉल होता है उसको बताया जाएगा। पहले लोग केवल किताबों में पढ़ते थे, अब किताबों से बाहर निकलकर कहीं ना कहीं जब प्रैक्टिकल ये सब चीजें देखने को मिलेंगी तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक देशभक्ति की भावना और जागृत होगी। सरकार की ये कोशिश है और अपने झंडे के जो सम्मान करना चाहिए आम जनमानस को, दुकानदार को, कोई वर्ग ना बचे। सरकार ये कोशिश कर रही है कि सब जाने कि हमारे झंडे का कितना महत्व है, किस तरीके से हमारे देश में लोगों ने आजादी पाई और किस तरीके से इस झंडे के लिए क्या क्या लड़ाइयां लड़ी गई, तब आज जाकर ये देश के लिए स्थान बना हुआ है और किस तरीके से इसको फहराया जाना चाहिए। ये सब चीजें काफी महत्वपूर्ण है। और इसको लेकर भी हम जब ग्राउंड जीरो पर गए तो काफी लोगों में इसको लेकर काफी उत्सुकता है और लोग खुद कह रहे हैं कि हम खुद अपने पैसों से झंडा खरीदेंगे और हम खुद फहराएंगे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी सरकार की एक अच्छी और सराहनीय पहल है। जी बिल्कुल। चलिए सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। सिद्धार्थ बता रहे थे क्या तैयारियां चल रही हैं, लोगों में किस तरह की उत्सुकता है, उत्साहित लोग हो रहे हैं और झंडा अभियान के साथ लोग, जनता का जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। बढ़ते आगे, ग्रेटर नोएडा के डूब क्षेत्र में भू माफियाओं पर पूरी तरह से एक्शन लिया गया है। अतिक्रमण के खिलाफ जमकर चलाया गया बुलडोजर। तो बड़ी खबर इस वक्त, बिसरख डूब क्षेत्र में करोड़ों की जमीन खाली कराई गई। प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों पर चलाया बुलडोजर। तो बड़ी खबर इस वक्त, अतिक्रमण के खिलाफ जमकर बुलडोजर चला है। जो अवैध कॉलोनियां वहां पर बनाकर रखा गया था उस पर बुलडोजर चलाया गया। लंबे समय से इलाके में काटी जा रही थी अवैध कॉलोनियां। मौके पर मौजूद रहे प्राधिकरण के अधिकारी और पुलिस, और उसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। ग्रेटर नोएडा के डूब क्षेत्र वाले इलाके में जहां पर ज़मीनों की प्लॉटिंग हो रही थी, अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, और इसके बाद वहां पर देखिए बुलडोज़र की कार्रवाई वहां पर की गई है। प्राधिकरण के अधिकारी और पुलिस मौजूद थे ताकि बुलडोज़र की कार्रवाई को आसानी पूर्वक वहां पर अंजाम दिया जा सके। तो ग्रेटर नोएडा के डूब क्षेत्र में जो अतिक्रमण हो रखा था, डूब क्षेत्र वाले इलाके में अवैध कॉलोनियाँ यहाँ पर काटी गई थी, उन अवैध कॉलोनियों पर देखिए बुलडोजर चलाया गया है। और नोएडा प्राधिकरण के साथ साथ के अधिकारियों के साथ साथ पुलिस की वहाँ पर मौजूदगी साफ तौर पर देखी जा रही है। इन तमाम इलाकों में अवैध तरीके से कॉलोनियाँ बनाई गई थी, ज़मीनों की प्लॉटिंग की जा रही थी, कॉलोनियों की प्लॉटिंग की जा रही थी, और ये तमाम गतिविधियां जो भी थी पूरी तरह से अवैध थी। और इसी के बाद सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई के दरमियान नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ साथ पुलिस की मौजूदगी भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। चले बढ़ते आगे, संभल के
रोडवेज इंचार्ज का एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक वीडियो रोडवेज इंचार्ज का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यूपी परिवहन निगम का बस स्टेशन इंचार्ज ऑफिस में गाली बक रहा है और दफ्तर में बैठकर बीड़ी के धुएं के छल्ले उड़ा रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो, इस तरह से अनुशासनहीनता का पूरा मामला है। रोडवेज इंचार्ज का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दफ्तर में बैठकर गाली गलौज कर रहा है, बीड़ी भी पी रहा है और ऑफिस और दफ्तर को दफ्तर की तरह नहीं बल्कि अपने हिसाब से इसे चलाने की कोशिश कर रहा है। हमारे विरोधियों की चाल है। हमने इसमें ना कोई बीड़ी सिगरेट पीनी चलती है, हाँ मजाक मजाक चलती रहती है आपस में। नहीं, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ अपनी कुर्सी बैठ के बीड़ी पी रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं। नहीं, कोई नहीं। और गाली गलौज भी कर रहे हैं। गाली गलौज कुछ नहीं, हमारी मजाक आपस में होती रहती है, एक दूसरे सबकी होती है। तो आप बीड़ी पीते हुए वीडियो दिखाई दे रही है, उसमें आप कह रहे हैं कि बीड़ी नहीं पी रहे हैं, जबकि वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं आप कभी कभार पी लेते हैं। अच्छा, कभी कभार पी लेते हैं। तो कार्यालय में अलाउ है ये चीज़? नहीं, कार्यालय में नहीं पीते। लेकिन कार्यालय की वीडियो है आपकी? नहीं, कार्यालय नहीं। चलिए रायबरेली की खबर है जहां पर जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडे चले। जमीन का विवाद और दो पक्षों में पुरानी रंजिश का भी मामला है जहां पर लाठी डंडे चले। जमीन विवाद को लेकर दलित पर दबंगों ने बरसाई लाठियां। अब जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद यहां पर है, वैसे इसको दलित और दबंग के बीच में इसको बांटने की कोशिश हो रही है। मारपीट का वीडियो कैमरे में कैद हो चुका है, जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। जमीन हथियाने को लेकर बाकायदा ये दो पक्षों के बीच में मारपीट हुई है। रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र के लालगंज गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर एक दलित की जमीन को हथियाने की कोशिश गांव के कुछ दबंगों के जरिए करने की कोशिश हो रही है। इसके बाद दो पक्षों के बीच में जमकर लाठी डंडे चले, वाद विवाद हुआ, मामला पुलिस तक पहुंच चुका है और इस पूरे मामले में पुलिस की दखलंदाजी के बाद शायद कुछ सुलह हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से ज़मीन का मामला है। ज़मीन को हथियाने की कोशिश में दो पक्षों के बीच में मारपीट हुई है। रायबरेली की खबर और ये वीडियो जमकर वायरल भी हो रहा है। रायबरेली की ही खबर है जहां पर मुंशीगंज में स्थित एम्स में पर्चा काउंटर पर तीमारदारों की भारी भीड़ लग गई। और बता दें कि पर्ची काउंटर पर तीमारदारों की भीड़ लगने के बाद वहां पर पूरी तरह से व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। तो ये आप देख सकते हैं, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रायबरेली की है। मुंशीगंज के एम्स में पर्चा काउंटर में किस तरह से भीड़ वहाँ पर लगी है। सिंगल काउंटर होने के चलते तीमारदारों की भीड़ लगी। लंबी लाइनों में उड़ी कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी तरह से धज्जियां। तो अस्पताल के हाल है, अभी हाल फिलहाल में कोरोना की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उसे देखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल को किस तरह से ध्यान में रखा जाना ज़रूरी है, इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए था। लेकिन पर्ची काटने के लिए एक सिंगल काउंटर बनाया गया है और उसके बाद तीमारदारों की वहाँ पर देखिए किस तरह से भारी भीड़ वहाँ पर उमड़ी और कोरोना प्रोटोकॉल गाइडलाइंस का बिल्कुल वहाँ यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई गई। चलिए गुजरात के गांधीनगर की खबर, जहाँ पर गुजरात बोर्ड की 10वीं क्लास के नतीजे आज घोषित हो गए। प्रदेश के 9 लाख से अधिक छात्रों ने एग्ज़ाम दिया था। तो बड़ी खबर इस वक्त, गुजरात बोर्ड की 10वीं क्लास के नतीजे आज घोषित हो गए। 9 लाख से अधिक छात्रों ने एग्ज़ाम दिया था। प्रदेश में 10वीं बोर्ड का जो नतीजा रहा है, जो परिणाम रहा, 65.18% रहा है। राज्य के अलग अलग शहरों से आए अलग अलग जो परसेंटेज हैं, जो परिणाम हैं, वो पूरी तरह से वेबसाइट पर आ चुका है। सूरत जिले का सर्वाधिक रिजल्ट रहा, लगभग 76%। पाटन का सबसे कम रहा, जहां पर मात्र 54 से 55% स्टूडेंट्स ही पास कर पाए हैं। 294 स्कूलों का रिजल्ट 100% है, 100% है। 30% से कम रिजल्ट वाले 1007 स्कूल हैं। और अहमदाबाद शहर की बात करें तो वहाँ पर परिणाम 63.18% रहा। वहीं वडोदरा शहर का रिजल्ट 61.21% रहा है। सूरत की बात करें तो वहाँ पर
75-76 के बीच रहा। गांधीनगर शहर की बात करें तो 66% यहाँ पर रिजल्ट रहा है। तो गुजरात बोर्ड का 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। अलग अलग शहरों में कितना फीसदी रहा, कहाँ पर सबसे ज़्यादा रहा, कम रहा, पूरी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। चलिए बिहार के भागलपुर की खबर है। यहाँ पर भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहाँ पर गुप्त सूचना के आधार पर चेकिंग के दरमियान पंजाब नगर के ट्रक से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की। अनुमान लगाया जा रहा है कि शराब 20 लाख रुपए से ऊपर की कीमत की है। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में झारखंड की ओर से शराब लाया जा रहा है, जिसके बाद चेकिंग के दरमियान भागलपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वहीं मौके से पुलिस ने 300 कार्टन से भरे शराब को बरामद किया है। पूरा मामला TOP बाईपास थाना क्षेत्र का है और आप देख भी सकते हैं किस तरह से स्मगलिंग की जा रही थी। अंतर्राज्यीय स्मगलिंग, झारखंड से लगभग 15 से 20 लाख रुपए की यहाँ पर शराब मंगाया गया था भागलपुर में, और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की तरफ से छापेमारी की गई। इसके बाद बड़ी सफलता देखिए यहाँ पर हाथ लगी है पुलिस को। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।